नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान लगातार सीमा पर नापाक हरकत करता रहता है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तानी सेना कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी से सटी 7 से 8 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था और इसके अलावा राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तानी गोलाबारी में ही एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। और इसके बाद भारतीय सेना ने यह जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तानी सेना की करीब 10 चौकियों को तबाह कर दिया है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा था और इसी की जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान की करीब 7 से 8 पाकिस्तानी चौकियां पाकिस्तानी आर्मी की वो तबाह कर दी गई हैं। ये बड़ा भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को हुआ है। करीब 10 चौकियां बताई जा रही हैं, 7-8 से ज़्यादा चौकियां पाकिस्तान की तबाह कर दी गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय सेना की तरफ से। पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही थी। युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने को लेकर के भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई और इस कड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट तबाह कर दी गई। तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है एलओसी पर? जी देखिए, अगर माहौल की बात करें तो माहौल इस समय खास करके एलओसी जो है मनकोट का इलाका है जहां पर फायरिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो युद्ध जैसे हालात वहां पे बने हों। जी, भारी गोलाबारी जो है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। जी, 7 से 8 पोस्ट जो है पाकिस्तान की वो तबाह हो गई है। सुबह पाकिस्तान फायरिंग की थी तो उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और 5 सैनिक जो है पाकिस्तान के वो मारे गए थे और कई घायल हुए थे। पाकिस्तान फिर भी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है और उन खासकर रिहायशी इलाकों पर छोटे और बड़े हथियारों से लगातार जो है भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी रविंद्र, फिलहाल कौन से इलाके में सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है? कौन से इलाके में फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से? जी देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट इलाका जो है वहां पर भारी गोलाबारी जो है वो इस समय पाकिस्तान कर रहा है। आप अगर विजुअल भी देखेंगे तो पाकिस्तान लगातार इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है और मानो ऐसे लग रहा है कि वहां पर कोई युद्ध छिड़ गया हो और इतनी भारी गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट इस समय है, क्योंकि उसके जवान जो हैं 5 मारे गए हैं। 7 से 8 पोस्टें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, जिसके चलते पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों और भारतीय पोस्टों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी जो है वो कर रहा है। जी, और भारत की तरफ से किस तरीके से माकूल जवाब दिया जा रहा है? जी देखिए, भारत की तरफ से माकूल जवाब जो है, करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा, जिस पाकिस्तान पर 7 से 8 पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने सुबह भी फायरिंग की थी उसका मुंह तोड़ जवाब इसी सेक्टर में दिया गया था और 5 जवान जो हैं पाकिस्तान के वो मारे गए थे, कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। पाकिस्तान को इसी प्रकार का जवाब मिलेगा तो पाकिस्तान सुधरेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घुसपैठ करवाने के लिए खास करके इस कोरोना काल के अंदर भी लगातार घुसपैठ करवाने की मंशा से पाकिस्तान एलओसी को टारगेट कर रहा था, उसको ऐसा जवाब मिलना जरूरी था। जी, जी। अब लगता है कि पाकिस्तान की बंदूकें कुछ दिनों के लिए शांत होंगी, लेकिन जिस तरह से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, कहा जाए तो वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आएगा और आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान जो है घुसपैठ करवाने की मंशा से फायरिंग करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर घाटी का मसला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे और कश्मीर के अंदर जो आतंकी हैं उनमें वो सिंपैथी जो है वो बनी रहे और इसी की वजह से लगातार कश्मीर घाटी को सुलगाने के लिए आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाना चाहता है। जी रविंद्र, सेना के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ रही है?
जी देखिए, अगर सेना के अधिकारियों की बात करें तो सैनिक अधिकारियों का साफ कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसके चलते पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने जब सुबह फायरिंग की थी उसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो शहीद हो गया था, और उसी चीज को लेकर जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने हालांकि उस जो मार्टियर हुआ है जवान उसको श्रद्धांजलि भी दी है और कहा है कि सीमा पर करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा, और उसी की वजह से अभी जो पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है उसमें 7 से 8 पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई हैं। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो एलओसी पर यह बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, उसी को लेकर के बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर की है और पाकिस्तानी सेना की करीब 7 से 8 पोस्ट बताए जा रहे हैं तबाह कर दिए गए हैं और भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। गुरदासपुर के थाना बटाला में पड़ते गांव हरचोवाल का जवान गुरचरण सिंह पाकिस्तान की फौज की ओर से की गई गोलीबारी के दौरान शहीद हो गया था और वो 14 सिख रेजिमेंट में तैनात था। गांव वासियों ने बताया कि गुरचरण सिंह कुछ समय पहले ही गांव से वापस कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौटा था और वहीं पर राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई और उसमें वो शहीद हो गए और आज जवान का पार्थिव शरीर भी पैतृक गाँव पहुंच गया है, जहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। CFP ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। 6 ਵਜੇ ਫਾਇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ RL ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਡਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਨੈਪਸ਼ੂਟ, ਬੈਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਫਾਇਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਟ SC ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੇਰੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਟ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧਾ ਨਇਆ ਗੁਰਚਰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਆਵਰਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 6 ਵਜੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੀਦਾ, ਆਂਦਾ ਡੈਡੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ठीक है, ठीक है। कर्नाटक में अजदुद्दीन ओवैसी की एंटी-CAA NRC रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दरअसल बेंगलुरु की एक अदालत ने लियोना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और बीते 20 फरवरी को CAA और NRC के खिलाफ में एक रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया गया था और इसके बाद अदालत ने अमूल्या लियोना को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया था।
देश भर में जिस वक्त CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उसी वक्त असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार मुखर होकर के अपनी बात को रख रहे थे और एक रैली इसी CAA और NRC के खिलाफ उन्होंने आयोजित की थी, जिसमें इस लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में इस लड़की को गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और अब इसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें, उस दिन असदुद्दीन ओवैसी ने खुद इस लड़की का विरोध किया था और इसकी तरफ से जो नारेबाजी की गई थी उसको गलत भी ठहराया था, लेकिन बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद इस लड़की की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इस लड़की की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। इस साल के लिए जारी इंडिया रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास का पहला, IISc बेंगलुरु को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। NIRF रैंकिंग पर JNU VC जगदीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। Last 4 years, JNU has been consistently maintaining number 2 position among all the universities and number 1 position among the central universities in NIRF rankings. This has been possible in spite of several obstacles only because our faculty members and students, they focus on high quality research and innovation, and also with the establishment of several schools such as the School of Engineering, Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship, the establishment of Section 8 company, and starting of several academic programs such as the 5-year integrated program in Ayurvedic biology. JNU has become a very comprehensive university. JNU has a great potential to progress further, and it will continue to contribute to the welfare of our country. And this is a very, very great news for all of us that JNU has been recognized so well by the NIRF rankings. मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और एक बार फिर से इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फरार भू माफिया हैप्पी धवन और लक्की धवन को गिरफ्तार किया है। हैप्पी धवन कई दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। हैप्पी धवन और उसके भाई लक्की धवन पर बाणगंगा थाना क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचने और कई लोगों को लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पूरे मामले पर IG विवेक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आज सुबह इंदौर पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा थाने के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 महीने से फरार 30,000 रुपये के इनामी जितेंद्र उर्फ हैप्पी धवन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसके विरुद्ध 4 मामले बाणगंगा थाने में पंजीबद्ध हैं, जिन्होंने कालिंदी गोल्ड सिटी नामक एक कॉलोनी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारे लोगों को ठगा था। लोगों को से पैसे लिए गए थे, पैसे पूरे मिलने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट उनको दिया गया था और उसके उपरांत भी उनको उनका प्लॉट नहीं दिया गया था, जिस कारण जो माफिया के विरुद्ध जो अभियान जब चला था तो उसमें 4 केस पंजीबद्ध हुए थे, परंतु हैप्पी धवन फरार होने से गिरफ्तार नहीं हो पाया था। आज सुबह पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है और वो उसको शरण देने में उसका भाई जो लकी धवन है वो भी शामिल था और उसके विरुद्ध भी ऐसे फरार अपराधी को शरण देने के सेक्शंस में 212-16 की इसमें कार्रवाई उसके विरुद्ध भी की गई है और आगे भी पुलिस इस मुहिम को जारी रखेगी। अब लॉकडाउन खुल गया है तो अब पुलिस इन ऐसे फरार अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय रहेगी और जो उनको शरण देगा उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत चीन सीमा विवाद मामले पर क्या कुछ कहना है रिटायर्ड मेजर जनरल और रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव सी कटोच का, आपको सुनवाते हैं। Partial pullback of troops has taken place as per the Chinese Foreign Ministry and Indian media reports. But I think it would be prudent to await an official response from the Indian Army. China has embarked on this very risky venture with a clear political motive in mind, and it remains to be seen whether China will up the ante or change its stand after a few days. In my view, while the problem has been diffused for now, the underlying causes still remain, which can create another volatile situation in the days to come. India must therefore be prepared for any contingency, regardless of the partial pullback that has taken place now. News reports of about 3 terrorists being trapped in Budgaon district is another positive indicator of a gradual return to normalcy. Now, in the last fortnight itself, about 22 terrorists have been eliminated, of which 9 were killed just a few days back. While this indicates excellent synergy between the army and all other agencies involved in counter-terror operations, it also indicates a huge surge in public support. After all, the information is coming from the local people who are fed up of the terror groups. The larger challenge as I see it now is to revitalize the administration in Kashmir, which has been subverted for a very long time. Once that is done, I believe the road to total normalcy will be greatly hastened. हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन का निरीक्षण किया और जिसमें पंचकूला के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। दरअसल 14 जून को पंचकूला से वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा और बता दें कि इस पहली ऑनलाइन रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। वहीं इस वर्चुअल रैली में प्रदेश के 11 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लाखों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस रैली में 1 लाख से अधिक लोग वर्चुअल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से जुड़ेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार वर्चुअल रैली की जा रही है, अलग अलग राज्यों में लगातार केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को और अपनी 1 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। जब से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ है, उसके बाद से लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अब कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता, लोगों के एक साथ बड़ी संख्या में इकट्ठा होने पर पाबंदी है, उसी को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में इस तरह की रैलियों का आयोजन कर रही है। इसी को लेकर के हरियाणा में भी रैली की जानी है और इसी को लेकर के पंचकूला में अग्रवाल भवन का निरीक्षण किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला वहां पर रहे और ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जिनसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बातचीत की है और रैली को लेकर के जानकारी दी। हरियाणा के हिसार में आज मंडी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह के साथ सोनाली फोगाट के मारपीट मामले में पीड़ित सुल्तान सिंह को हरियाणा राज्य महिला आयोग में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए वो वहां पर पहुंचे और हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि सोनाली फोगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह को अपने बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया था और सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष महिला आयोग के सामने रखा है और प्रतिभा सुमन ने ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण में कौन ठीक है और कौन गलत, ये जांच का विषय है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता सर, ये क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं खुद बीमार हूँ, मैं पिट चुका हूँ सर। ठीक है, आपका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, अब तुम्हारी हो बस। हिसार से वार्ड नंबर 2 से कविता केडिया जी है जो काउंसलर एमसी है, उन्होंने भी एक बार आरोप लगाए हैं आप पर और अब उनके ससुर जो है अनाज मंडी के प्रधान है वो आरोप लगा रहे हैं। वीडियो सामने उनका आया है, बयान दिए उन्होंने मीडिया के सामने, उस बारे में सर अब कोई आरोप कैसे लगा रहा है इस प्रकरण के बाद? इस प्रकरण से पहले कविता कौन है, क्या नाम बताइए? कविता केडिया एमसी है वार्ड नंबर 2 हिसार। अब कविता केडिया एमसी से मेरा घर नहीं पता मेरे को, उनका कहाँ है कहाँ नहीं।
तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती होंगी इन्होंने, भाई अब कहाँ से अलग इस केस से क्या संबंध है कविता केडिया का? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कभी कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, एक मकान बनाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में CLP पार्टी के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सरकार ने वहां पर कोरोना वायरस की स्थितियों से निपटने के लिए अपनी मांगें रखी हैं। As legislator and as a CLP leader, I made a request, official request, in writing to the Honorable Chief Minister, asking him to give us an appointment to discuss about the corona problem in the state, and also the electricity bills which are coming very huge amount, which is unbearable, unimagined, and also the agricultural crop pattern what the government has announced without discussing with the farming community or in the house or with the political parties. This is a major policy decision. All these three issues, we just wanted to make a representation by asking an official appointment with the Honorable Chief Minister and Ministers. I have sent a letter and requested also. But unfortunately, instead of giving an appointment, they are arresting us. I don't see any reason for the government to arrest us. Asking for an appointment is not a crime. As a legislator, it is my duty and my responsibility, and it is my right to go to a secretariat and give a petition or a representation. They are really insulting us and not allowing us to do our duties. This is unfair in the parliamentary democracy. So I'm thinking of moving a privilege motion as a legislator while they are violating and they are obstructing of doing my duties and my role. I'll definitely move a motion, privilege motion, not only in the House. If House doesn't respond, then I'll definitely go to the court. This is not fair on the part of the government to arrest the people when they have asked for the appointment. And देश के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों में मानसून दस्तक देने वाला है। इस दौरान भारी बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं और बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी रफ्तार में दक्षिण भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ये कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर मानसून महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पूरे ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी और असम समेत कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। इस दौरान महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ राज्यों में प्री मानसून की दस्तक। उधर प्री मानसून की गतिविधियों के कारण दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने हल्के दबाव क्षेत्र के कारण भी मानसून को रफ्तार मिली है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ घंटों में महाराष्ट्र से टकरा सकता है। अभी किन राज्यों में दस्तक दे सकता है मानसून? वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून अभी महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और उत्तरी भाग में, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में और नागालैंड में दस्तक दे सकता है। इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में पहुंचेगा मानसून। इसके अलावा वर्तमान समय में मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में गोवा, कर्नाटक के बाकी बचे हुए हिस्सों में, तेलंगाना, ओडिशा, रायलसीमा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में मानसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। कहां होगी बारिश? बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून के कारण
कई राज्यों में हल्की और कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अगले कुछ घंटों तक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। 14 जून तक कई राज्यों में करवट लेगा मौसम। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 जून तक कई राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में रविवार तक बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और झारखंड में 14 जून तक प्री मानसून का प्रभाव पड़ सकता है। कब किस राज्य में पहुंचेगा मॉनसून? देश में 15 जून तक गुजरात, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे ओडिशा, झारखंड और बिहार में मॉनसून प्रवेश कर सकता है। मॉनसून की रफ्तार को देखते हुए मौसम विभाग ने कहा कि 20 जून को मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून की एंट्री संभव है। हालांकि 25 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल में मॉनसून के छा जाने की संभावना है। वहीं आखिरी में मॉनसून राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में प्रवेश करेगा। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 5 जुलाई तक मॉनसून बना रह सकता है। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है और बाकी हिस्सों में जल्द मॉनसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अभी मॉनसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सूरजपुर और बलरामपुर इलाके में 3 दिनों के भीतर 3 हाथियों की मौत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आखिरकार हाथियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। हाथी की तीसरी मौत, इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर मौत का कारण क्या है, अभी तक जानकारी अप्राप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो विभाग की लापरवाही है कि एक के मृत्यु के बाद में जितनी गंभीरता के साथ में उसके पीछे लग कर के कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कारण को जाननी चाहिए, लेकिन लगातार जो मौत का सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे और कोई दूसरा कारण है। वास्तविक में इसमें बड़े इंक्वायरी की जरूरत है, बड़ी जांच की जरूरत है और तह तक जाने की जरूरत है। नहीं तो एक बड़े जो क्षति प्रदेश को होने जो दिख रही है, मुझे लगता है कि समय रहते यदि ठीक से कार्रवाई नहीं हुई तो और भी जो संभावनाएं दिख रही है अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए वन विभाग के अफसरों से और अधिकारियों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसमें बड़ी जांच होनी चाहिए और ये मौत है उसमें रोक लगनी चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है उसकी हकीकत जनता के सामने आनी चाहिए। नहीं तो लगेगा कि कोई ना कोई राज इसके पीछे है जो अभी तक खुला नहीं है। आखिर इसके पीछे कौन है मौत के कारण में, ये प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। इसमें अब बड़ी कार्रवाई की गई है। गर्भवती महिला नीलम की लापरवाही से मौत के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा के सेक्टर 24 स्थित ESIC अस्पताल के निदेशक पर गाज गिरी है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अनीश सिंघल का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया है और उनकी जगह अस्पताल के DMS डॉक्टर बलराज भंडार को अस्पताल का निदेशक बनाया गया है। बता दें कि गाजियाबाद निवासी महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने शासन और श्रम विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद पहली बार किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की घोषणा की है, लेकिन मुंबई को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी है, इसकी जानकारी दी है और ये जो मानसून की रेखा है वो अरबी समुद्र में 18 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण के हरणे रत्नागिरी को कवर करते हुए दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर और उसके आगे फिर रामगुंडम और उसके आगे फिर जगदलपुर, गोपालपुर, इस तरह उसकी जो है रेखा जो है वो जा रही है। तो इसके नीचे के सभी हिस्से जो है वो मानसून से प्रभावी रहेंगे। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान दिया है कि आने वाले 48 घंटों में जो परिस्थिति है मानसून के आगे बढ़ने के लिए वो अनुकूल है और इसके चलते महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में भी मानसून दिखाई दे सकता है आने वाले 48 घंटे में। साथ ही कुछ इशारे भी दिए हैं कि कुछ जगह पे खास करके मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात होने की संभावना आने वाले 4 या 5 दिनों में है, इसके इशारे भी दिए हैं। पिछले 24 घंटे में मराठवाड़ा में कुछ जिलों में अच्छी बरसात दी है, कुछ जगह पे मूसलाधार बरसात के भी आंकड़े सामने आए। आने वाले 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र में उत्तर मध्य महाराष्ट्र छोड़कर या उत्तर कोंकण के कुछ भाग छोड़कर सभी जगह पर तकरीबन बरसात, मानसून की बरसात रहने की संभावना जताई गई है। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश भर में ही वर्चुअल रैली कर रही है और हरियाणा में भी 14 जून को भाजपा की तरफ से वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा और इस पर विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धि को गिनवाने की बजाय कोरोना से बचाव के लिए काम करे और रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस महामारी को रोकने की कोशिश करे, लेकिन सरकार प्रचार का भोंपू बजा रही है, जिसके चलते सरकार वर्चुअल रैली कर रही है। और उन्होंने कहा कि सरकार वर्चुअल रैली पर सरकारी पैसा बर्बाद करने की बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करे। कि 14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे जो अंबाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई जब कोई आदमी गुजर जाता है, MHA के डायरेक्शन है, तो किसी का निधन होता है 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हो वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। ये 750 कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का भोंपू लेके घूम रहे हैं। अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएं गिनेंगे तो हम करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है। मेरा इस लड़ाई के कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना भोंपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएं गिनाएंगे, वो मैं ही नहीं चाहता, ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। ये अब 300-400 केस रोज बढ़ रहे हैं हरियाणा में। अब जिस तरह बॉम्बे है, दिल्ली है, अब उससे हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं। उनकी आप वो करें, प्रचार का भोंपू ना बजाएं, उनकी सब लोगों की बचाव की बात करें।
देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं सरकार की तरफ से किसी भी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें भीड़ इकट्ठा होती हो। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन कहीं भी भीड़ नहीं जुटने दे रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही अपनी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यूपी के मथुरा में भाजपा द्वारा पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ जुटी और कार्यक्रम में नवनिर्वाचित भाजपा के बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश और मथुरा के महापौर मुकेश आर्यबंधु के अलावा सैकड़ों लोग शिरकत करने पहुंचे। अब इस मसले पर समाजवादी पार्टी द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नामित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मथुरा में नगर निगम सभागार में कल करीब 12:30 बजे दोपहर को सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बड़े शर्मनाक बात है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता बैठकों को संबोधित कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और उन्हीं के नेता उन्हीं के उस पर पानी फेरते हुए और सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल आपने देखा होगा मथुरा में, आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, सारे समाचार पत्रों में छपा है, भारतीय जनता पार्टी ने पैर से पैर बांधकर, अधिकतर लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं थे और सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाई। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। आखिर राजनीतिक कार्यक्रम इतनी बड़ी संख्या में करने की किसने इनको अनुमति दी? हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इसी तरीके से जिम्मेदार लोग, एक विधायक, एक मेयर उस कार्यक्रम में शामिल और बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े राजनीतिक लोग उस कार्यक्रम में शामिल, फिर भी इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बड़ी शर्मनाक घटना है मथुरा के लिए। ये लोग कोरोना महामारी को फैलाना चाहते हैं। इनके खिलाफ महामारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जिला प्रशासन कृपा करे। हरियाणा के सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सिरसा के चोपटा क्षेत्र के गांव वेफाना के पास से एक व्यक्ति से 11 किलोग्राम अफीम बरामद की है और यह अफीम सिरसा के गांव वदड़पा कला के एक व्यक्ति जयवीर को सप्लाई की जानी थी। फिलहाल जयवीर भी फरार है और आरोपी की पहचान दिनेश कुमार निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी समर्थ से ये अफीम लेकर के आया था और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पकड़ी गई अफीम की बाजार की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। सिरसा पुलिस की टीम, सीआईए की टीम, जिसकी अगुवाई एसआई सतबीर कर रहे थे, उसने बहुत ही अच्छी एक रिकवरी करते हुए 11 किलो अफीम पकड़ी है। जो एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश कुमार सन ऑफ मांगीलाल है, जो एमपी का रहने वाला है, वो अर्टिगा गाड़ी से सिरसा आते वक्त उसको पकड़ा गया और जिसकी गाड़ी की सर्च करने पर उसकी गाड़ी से लगभग 11 किलो, एग्जैक्टली 11 किलो जो अफीम है वो मिली है। जो ये अफीम आगे दड़बा कलां के रहने वाला एक जयवीर है उसको देने आया था और एक व्यक्ति समर्थ नाम है जिसका, समर्थ सन ऑफ रामलाल, रेजिडेंट ऑफ मंदसौर का रहने वाला है, उससे ये अफीम लेके आया था और जिसको आज राउंड अप किया गया फेफाना रोड पे और जिसके तहत एफआईआर नंबर 125 चोपटा थाने में दर्ज की गई है। आगे इसमें जो अन्य व्यक्ति बचे हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और ये जो अफीम है लगभग 11 किलो अफीम है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए है। ये बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि है, बहुत ही अच्छी कैच है सीआईए सिरसा पुलिस की और आगे जो भी बचे हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। इस जयवीर के खिलाफ अन्य बहुत मुकदमे हैं और इस जो हमने पकड़ा है दिनेश कुमार, इसके खिलाफ भी लुधियाना में व हमारे सिरसा में एक मुकदमा एनडीपीएस का दर्ज है। जिनको देनी थी उनकी भी हमने टीम्स बना के रेड करवा रहे हैं और उनको भी अरेस्ट किया जाएगा।
पूरे विश्व में जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी से बचाव के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है, जिसमें अल्कोहल होता है। इसी को लेकर के कुछ धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया दी है बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी ने। मैं समझता हूँ इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों को दूर करनी होंगी। जो वो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और जो मौलाना हैं, उनको इस बात को बताना चाहिए कि अल्कोहल एक केमिकल है और उससे इस तरीके के जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए सैनिटाइज़र में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उसके पीछे किसी के धार्मिक भाव को किसी तरीके का वो नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। लोग साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और इस समय इससे कोरोना से बचने का एक यही रास्ता है। और मैं समझता हूं कि लोगों को इसकी जानकारी होगी तो उनके मन में जो भ्रांति है वो दूर हो सकेगी। टिड्डी का फ्री है, प्रयागराज तक टिड्डियां पहुंच गई हैं। टिड्डियां तो बड़ा विनाशकारी है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। स्प्रे भी हो रहा है, छिड़काव भी हो रहा है, ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसको प्रयास हो रहा है कि टिड्डियों को कैसे इनसे मुक्ति दिलाई जा सके। और किसान को लेकर के बड़ी चिंता है कि जहाँ भी जाती हैं पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और इसके लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। यूपी के फतेहपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची और यहां पर उन्होंने शासन द्वारा नामित सभासदों को शपथ दिलाई। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और पूरा संगठन इस समय देश को बचाने में लगा हुआ है और इस समय टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। ये समय देश संकट से गुजर रहा है और पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है। उस संकट की घड़ी में महामारी से देश को कैसे बचाएं, ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो लैपटॉप बांटे थे उसमें एक तंज कसा है कि हमने जो लैपटॉप बांटे तो उसमें लोगों को छात्रों को दिया गया है, लेकिन बीजेपी एलईडी जंगलों में लगा रही है। तो क्या इसमें क्या कहेंगे, तंज कसा है उन्होंने? देखिए, मैंने पूरा बयान अभी सुना नहीं है क्योंकि हम अभी इस टाइम हम कौन क्या बोल रहे हैं वो सुनने के समय नहीं है हमारे पास। हम लोग देश को कैसे बचाएं उसमें हमारी सरकार पूरी लगी है, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे संगठन के लोग हो। अब जिनके पास कोई काम नहीं है वही तकियानुसी कर रहे हैं। इस समय तकियानुसी का समय नहीं है, इस समय टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। इस समय देश संकट से गुजर रहा है, पूरा विश्व संकट से गुजर रहा है। उस संकट की घड़ी में हम देश को महामारी से कैसे बचाएं, यह चिंतन करने का विषय है, टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं है। मैं अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, ये मायावती क्या बोल रही, कांग्रेस मायावती एक महीने में तुरंत मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया, कानून लागू किया, मायावती ने सराहना की। लेकिन कुछ लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अब जिनके राजनीतिक चश्मे से हर मुद्दे को देखने की आदत पड़ गई है तो उनकी शंका का समाधान नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हादसा हो या लूट, अब कॉल बॉक्स के माध्यम से बटन दबाते ही तुरंत पुलिस पहुंचेगी। और शहर में पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है और ऐसे में कैमरों के साथ अब शहर में 16 चौराहों और बाहरी मार्गों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। अगर यहां पर कोई दुर्घटना या आपात स्थिति बन जाए तो वाहन चालक या नागरिक बॉक्स पर लगे बटन को दबाकर के पुलिस को सूचना दे सकेंगे। पुलिस कैमरे से जायजा लेकर के आपात सेवाओं को अलर्ट करेगी और वहां पर पहुंचेगी। हमारे पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह जी का एक अनोखी पहल है और उनके द्वारा जो है थम लगाओ पुलिस बुलाओ, और इस थीम पर वो जो है कार्यरत करती है। और अभी हमने चामुंडा पर लगाया हुआ है, शहर के अन्य व्यस्तम और आवश्यक जगहों पर इसको लगाया जाएगा, जहां से आम पब्लिक से ये अनुरोध रहता है कि उसको जब भी पुलिस की आवश्यकता हो वो वहाँ पर थम लगाए और पुलिस को तत्काल मैसेज आएगा और उस पर से वो वहाँ पहुँच के और जो भी उनकी सहायता आवश्यक सहायता होनी है वो करेगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के जालंधर कैंट में ज़्यादातर मोबाइल नेटवर्क का टावर ना होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई करने में बेहद मुश्किल और परेशानी आ रही है। दरअसल इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि लॉकडाउन में सब स्कूल कॉलेज बंद तो हो गए हैं और सबको घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन जब भी वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो नेटवर्क का सर्वर सिर्फ लोडिंग ही होता रहता है, जिसके साथ ही वो सिलेबस को ओपन नहीं करके पढ़ पा रहे हैं और ना ही टीचर के साथ वीडियो कॉलिंग में कुछ भी समझ आता है, जिसके चलते उन्हें एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे और जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ेगा। जैसे कि आपको भी पता है कैंट में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रही है, ना तो प्रॉपर नेटवर्क है ना ही कुछ है, जिस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है स्टडीज़ में। ना तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं, अगर हम कर भी पाते हैं तो बीच में रिकनेक्टिंग आ जाता है। पढ़ा है हमारी स्टडीज़ में, जैसे आप जानते हो +2 स्टैंडर्ड में बोर्ड क्लासेस होती हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन क्लासेस तो बस मतलब 1 से 1.5 घंटे की लगती है। उसमें जैसे आप देखते हैं स्कूल में हम 6 घंटे जाते हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ में 1-1.5 घंटे में तो कुछ भी स्टडी नहीं हो पाती और उससे प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रही है ऑनलाइन स्टडी। इसके साथ साथ आपके इंटरनेट के रिलेटेड कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम तो कैंट में बहुत है। हमें अपने पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ता है कि अब हमें वाईफाई लगवा दो, तो बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहर की सभी सड़कों का नवीनीकरण करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण से युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। और दरअसल ज्ञानचंद गुप्ता डंपिंग ग्राउंड के पास पंचकुला एक्सटेंशन सेक्टर की सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ उन्होंने किया और साथ ही उनका कहना है कि इन लगभग 30.90 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 4 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी और इसी प्रकार से सेक्टर 27 की 14.5 लंबी सड़कों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण पर 1.40 करोड़ की लागत आएगी और वहीं और सेक्टर 23 से 26 की एक्सटर्नल सड़कों को घग्गर की साइड की सड़कों पर 1.29 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिनकी लंबाई 5.55 किलोमीटर होगी। देश में कोरोना संक्रमण का धमाके जो हैं वो जारी हैं और अब जो ब्लास्ट हुआ है उससे पूरी दिल्ली हिल गई है। दरअसल दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट कोरोना का हुआ है। एक दिन में 1877 नए मामले सामने आए हैं और इन मामलों के सामने आने के बाद देश की राजधानी की टेंशन और भी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। बुधवार से गुरुवार तक यानी 24 घंटे के भीतर दिल्ली में कोरोना के 1877 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। इस दौरान 101 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूट गया है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी 1000 के पार पहुंच गया है। राजधानी में कोरोना से अब तक 1085 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34,687 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 20,871 एक्टिव केस हैं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कोरोना के कुल 1,366 नए मामले सामने आए थे और 7 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2,97,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 2,97,010 है, जिसमें 8,473 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है।
गौरतलब है कि दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि देश में रिकवरी रेट 50% के पास पहुंच गया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। पंजाब के बरनाला जिले के गांव रुड़े का कला में करमजीत सिंह लोगढ़ी ने अपने ही चाचा के 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल मामले पर SHO ने बताया है कि दोनों पक्ष आपस में ताया चाचा के बेटे थे और इनका आपस में जमीन के रास्ते को लेकर के झगड़ा चल रहा था। तो वहीं आरोपी करमजीत लोगढ़ी ने अपने रिवॉल्वर से दोनों ही भाइयों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद दोनों भाइयों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को ही मृतक घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी करमजीत लोगढ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हत्या आरोपी लोगढ़ी मौके से फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੋਗੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। मुकदमा दर्ज करता दोनों ने करम सिंह लोगड़ी के खिलाफ अगे तफ्तीश जारी नहीं गिरफ्तारी नहीं पुरानी कोई नहीं सी, बस कल ही इन्हों की हुई है जी। कोई इन्हों का होर नहीं बंड बिहार ये मुंडिया का जोड़ा रखा पे मिस्त्री सी, काम करता सी, जगह पाते सी, कोठी दे विच काम करता सी। उहदे नाल जिद्या पहला मेरे आउण तो मैं खेतों आउंदा सी, ये मूहरे सी, मैं 10 के कर्मा मगर सी, मैनूं नहीं पता भी की हो गया। बंदे होर रौला पई जांदा सी, हटा ते जाके बाहर गए दोनों मुंडिया की एक मारी, एक ना लखा है ना लखबीर जसवीर कह दें 50 साल की 32 साल की नाम अमरजीत करमजीत लोगड़ी चाचे तां दे पुत्ती है जी। वजह कोई नहीं, जो बंदा लख हैगा हरेक कनी सीधा कर लैंदा, जिहड़ा माड़ा जा कोई ऐ कहदे भी ऐ ना कर पुट्ठा सीधा चलण तो पिंड चो किसे नाम नहीं दी लोड़। यूपी के हापुड़ के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला और 2 पुरुष बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी तीनों के पास से गुजरा एक कैंटर उनके ऊपर ही पलट गया और वहीं कंटेनर पलटने से बाइक सवार तीनों कैंटर के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की सहायता से कैंटर को उठाकर तीनों मृतकों के शवों को निकाला गया और वहीं पुलिस ने तीनों शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला, कितनी लोगों की क्षति हुई इसमें? ये थाना बाबूगढ़ छावनी के पहले काली नदी के पास एक कंटेनर पलट गया जिसपे 3 लोग, 2 पुरुष और 1 महिला जो कंटेनर के नीचे दब गए, जिनकी डेथ हो चुकी है। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और कंटेनर को साइड करवा के रोड चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी जो है रोड क्लियर होगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू। उनकी पहचान हो पाई बाइक सवार होगी? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी पहचान होगा। ये जो मृतक हैं ये किस चीज़ पर सवार थे? जो मृतक हैं ये बाइक से जा रहे थे, कंटेनर पलटने की वजह से उसके नीचे आ गए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN